हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि 2023 में जिसके फॉर्म आए हुए हैं उसके लिए जीके जीएस की रफ्तार सीरीज चल रही थी जिसमें हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारी पार्ट 4 की वीडियो है जिसमें हम हमारे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। जो जहांगीर थे उनके बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर को बचपन में सलीम कहा जाता था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया। जब जहांगीर को शासन दे दिया गया, जब जहांगीर एक राजगद्दी पर बैठ गया, उसके बाद में जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया। बैठते ही किसने, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर का पुत्र खुसरो था जिसने जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही विरोध करना चालू कर दिया। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए। जहांगीर ने जो सिक्के जारी करवाए थे, जब जहांगीर का शासनकाल चलता था उस समय जो सिक्के उसने जारी करवाए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो जहांगीर ने जो सिक्के जारी करवाए थे उन्हें निसार के नाम से जाना जाता था। जहांगीर ने जो सिक्के जारी करवाए उसे निसार के नाम से जाना जाता था। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए। किसके नेतृत्व में पहली बार जो अंग्रेज थे वो मुगल दरबार में आए। तो मिशन कैप्टन हॉकिंस का नेतृत्व चल रहा था। उस समय पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे। जो मुगलों का दरबार था उसमें जो अंग्रेज थे वो फर्स्ट टाइम तब आए थे जब मिशन कैप्टन हॉकिंस का नेतृत्व चल रहा था। उसके बाद है मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की सफलता पाई। तो सर टॉमस रो के नेतृत्व में सफलता पाई। उसके बाद है भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया। जो इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने जो अपने कारोबार स्थापित किए उसमें जो पहली बार जो कारोबारी केंद्र स्थापित किया वो कहां पर और कब स्थापित किया। तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। अंग्रेजों ने पहली बार इंडिया के अंदर जो पहली बार से कारोबार करना, व्यापार करना स्टार्ट किया तो वो सूरत से स्टार्ट किया, 1613 ईस्वी से स्टार्ट किया। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है। जो वायु पुराण है उससे हमें किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है। उस वेद का नाम है अथर्ववेद। उस वेद का नाम है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें हमें जादू टोने, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ऋग्वेद होता है उससे हमें जो पूजा पाठ है, यज्ञ है, हवन है, किस पर ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जो जैन साहित्य है उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है। जो जैन धर्म के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जब पता चलता है कि जैन धर्म के लोग कैसे थे, वो क्या चीजें करते थे, उन चीजों के बारे में जो सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है वो हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। जैन धर्म के बारे में जो हमें इतिहास के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता था। जो चाणक्य थे उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो चाणक्य का एक नाम है कौटिल्य और दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है। जो मौर्यकालीन इतिहास है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें किससे मिलती है। तो चाणक्य की जो बुक है उससे हमें, चाणक्य नीति से हमें मौर्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसके रचयिता किसको माना जाता है। तो कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की गई थी। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है। राजतरंगिणी के अंदर किस काल का, किन लोगों का, किसकी हिस्ट्री छुपी हुई है, किसके बारे में उसमें लिखित है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी के अंदर लिखा गया है।
अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जो अष्टाध्यायी एक संस्कृत लैंग्वेज की बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो अष्टाध्यायी से हमें मौर्य युगीन व्यवस्था के बारे में, उनकी राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? जो ज्योतिषियों का एक ग्रंथ है जो प्रमुख रूप से माना जाता है, जिसका नाम है गार्गी संहिता, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है कात्यायन। कात्यायन के द्वारा गार्गी संहिता को लिखा गया है। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर के साक्ष्य मिलते हैं? तो बुर्ज होम से गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत पर पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो भारत के अंदर जो पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की गई वो रॉबर्ट ग्रुसफुट के द्वारा की गई। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? जो खुदाई के दौरान जो इंडिया के अंदर जो सबसे प्राचीन नगर प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो इंडिया के अंदर सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जो सिंधी लैंग्वेज है उसमें मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से संबंधित किया जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? इंडिया के अंदर जो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण हमें प्राप्त हुआ था वो हमें कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? कौन सा ऐसा काल था जिसमें सिंधु सभ्यता चलती थी? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का काल सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया था? तो रेडियो कार्बन सी की पद्धति के द्वारा सिंधुकालीन जो सभ्यता थी उसका निर्धारण या उसकी विश्लेषण पद्धति के बारे में पता लगाया गया। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। जो हड़प्पा की खुदाई की उसकी चीजों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थल माना जाता है जिसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्न को रखने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए जो चीजें थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा अन्नागार मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था सबसे बड़ा अन्नागार या विशाल अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा पाठ होते थे उनके अग्निकुंडों के बारे में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगन से सिंधु घाटी सभ्यता के जो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान जो एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो के अंदर से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक नर्तकी की नृत्य करती हुई मुद्रा में एक स्त्री की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी उसकी खुदाई के दौरान वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो फसल के बारे में लोगों को पता चला कि वहां पर कौन सी फसल मुख्य रूप से की जाती थी, किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो थे गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल के रूप में जानी जाती है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके काल में जो सिक्के चलते थे उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के समय में जो सिक्के चलते थे उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? जो कालाशोक था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र के अंदर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है।
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में स्थित इंडिया हाउस है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? गुप्त काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई? तो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से संबोधित किया गया गुप्त काल के अंदर। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबरी जो इतिहासकार थे, अकबर की जो पुस्तकों के लेखक थे, उन सभी लेखकों में से किसके द्वारा अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया? तो बदायूनी के द्वारा अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रथम आचार्य थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य के द्वारा भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया गया। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? जो चालुक्य वंश था उसका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कहा जाता था। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? जो मोहम्मद गौरी था उसने जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें किस शासक को पराजित कर दिया, किसको हरा दिया? तो पृथ्वीराज चौहान को उसके द्वारा हरा दिया गया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग स्किल रूट किसने आरंभ कराया? भारतीयों का महान रेशम मार्ग जिसे स्किल रूट कहा जाता है उसका आरंभ किसके द्वारा कराया गया? तो कनिष्क के द्वारा कराया गया। गुलरुखी के नाम से कौन सा राजा जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? जो गुप्त काल में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पंचतंत्र, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत की रचना की गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार कंपटीशन एग्जामों के प्रीवियस क्वेश्चनों में पूछा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। जो प्रोटेम स्पीकर के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है जो उसे स्थायी नहीं बनाया जाता है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोगिता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोगिता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसे लोकसभा के अंदर लाया जाता है। वित्तीय बिल कहां पर पास किया जाता है? जो वित्तीय बिल होता है उसे भी लोकसभा के अंदर पास किया जाता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में जो बैठक होती है उनमें सत्र जो होते हैं वो लगभग एक ईयर में कितनी बार होने जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार होने तो बहुत जरूरी होते ही हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव लोकसभा के लिए हुआ था। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? जो भूतपूर्व संसद के सदस्य थे उनको जो पेंशन की व्यवस्था की गई वो कब लागू की गई? तो 1976 ईस्वी से लागू कर दी गई। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा जो मतदान करने की, वोट डालने की जो आयु थी उसे 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसके द्वारा जो वोट डालने की, मतदान करने की जो आयु है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? जो भारतीय संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, उसमें से निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका जो क्रियान्वयन है वो किस बात पर निर्भर करता है, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। निर्देशक तत्व संविधान की कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है, तो नीति के द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है, तो नीति निर्देशक तत्व है जो समाजवादी व्यवस्था करने की हमें प्रेरणा देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है, तो केटी साहा के द्वारा यह कथन बोला गया था। विदेशी नागरिकों को भारत में नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है। जो विदेशी लोग होते हैं उन्हें अगर इंडिया की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उन लोगों के लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो 10 वर्ष तक भारत में निवास करता हो। अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक लगातार भारत में रहता है और वहां तो उसे एक प्रकार से भारत की नागरिकता दे दी जाती है। दादरा और नगर हवेली है उसे भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे, तो पुर्तगाल के उपनिवेश में थे। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया। जो भाषा के आधार पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसे गठित किया गया, तो आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज, क्योंकि वहां की लैंग्वेज चेंज है इसलिए उसे एक अलग राज्य बना दिया गया। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान में लिखे हुए पार्टों में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसको किसके समान वेतन मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होते हैं उन सभी को देखा जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं, तो 20 अनुमोदन आवश्यक हैं। उसके बाद है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है, तो संसद को। अगर उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है और किसी वजह से उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ये कार्य केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद के दोनों सदन मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणी प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा की सभी बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है अगर उसकी कंपेयर किया जाए तो कौन से देश में और ऐसा ही उपराष्ट्रपति होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी उसी प्रकार से होता है जैसे इंडिया का उपराष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने प्रधानमंत्री पद से स्वतः ही त्यागपत्र दे दिया था, तो मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से स्वतः इस्तीफा दे दिया था।
प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए आसीन रहे, यानी उस पद पर रहे। सबसे कम उम्र में सबसे अधिक उम्र में भारत का प्रधानमंत्री पद किसने संभाला है? तो राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई वो अपने कार्यकाल के दौरान हुई। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को स्वतः मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। भारत की संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक अध्यक्ष माना जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो केवल राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार प्राप्त है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे 2 बार राष्ट्रपति चुना गया? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुना गया। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। कौन सा संविधान के संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया है? इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ है जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा को लागू किया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा ये चीज मान ली गई थी कि इंडिया के अंदर रहने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आई होप कि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी है। आई होप कि क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हमारी जीके जीएस की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।